हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे आईयूसीएन की एक नई रिपोर्ट के बारे में जो कि है कन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन। तो ये इसका नाम इन्होंने दिया है कन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन। और इस रिपोर्ट के अंदर दिखाना क्या चाह रहे हैं, दिखाना ये चाह रहे हैं कि दुनिया के विभिन्न विभिन्न देशों के बीच में या स्टेट्स के बीच में, ये पॉपुलेशन के बीच में, रिलीजन को, सोसाइटी को, अलग अलग चीज़ों को लेकर के जो मुद्दे कन्फ्लिक्ट, आम कन्फ्लिक्ट जिन्हें हम कहते हैं, वो हो रहे हैं, वो किस तरीके से नेचर को नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, तो आप जो यहाँ पर कंजर्वेशन करने की बात कर रहे हैं वो नहीं होगा तब तक जब तक कन्फ्लिक्ट नहीं रुकेंगे। किस तरह के कन्फ्लिक्ट की बात हो रही है? जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, चाइना के बीच में है, बांग्लादेश, कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और फिर यूएसए का ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, होल ऑफ अफ्रीका यानी पूरा अफ्रीका इसके अंदर यहाँ पर इन्वॉल्व है। कोलंबिया आ जाता है, फिर ये आपका सीरिया सीरिया का जो इलाका है पैलेस्टीन के साथ वो आ जाता है। ठीक है, तो इजराइल पैलेस्टीन वाला हिस्सा भी यहाँ पर आ जाता है। ओके, तो ये सब जो कन्फ्लिक्ट हैं, ये सब कन्फ्लिक्ट कुछ ना कुछ यहाँ पर दिखाते हैं कि एनवायरनमेंट को किस तरीके से नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तो हम वही 5-10 मिनट के अंदर ये देखेंगे कि रिपोर्ट आईयूसीएन ने पब्लिश की है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, क्योंकि आपको दे देगा यूएनईपी या फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ठीक है, तो वो उसने नहीं प्रकाशित की है, ये आईयूसीएन ने प्रकाशित की है। कुछ और पॉइंट्स देखते हैं मेंस के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट मैं इसके अंदर थे आपके पीडीएफ के। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं फुल रिपोर्ट भी डाल दूंगा, बट अब वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये समरी पीपीटी यहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है। तो आईयूसीएन ने ये एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। इन्होंने रिपोर्ट्स पब्लिश करनी शुरू की हैं। रिपोर्ट्स जो पब्लिश होंगी उसका जो आप देखेंगे पूरा टाइटल होगा वो होगा नेचर इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। हर एक कंट्री अपने आप को ग्लोबलाइज्ड कर चुकी है। ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ के साथ टाइज, इकोनॉमिक टाइज, मिलिट्री टाइज होते रहते हैं। तो उस समय हम प्रकृति को बिल्कुल भूल चुके हैं। ठीक है, तो नेचर की क्या हालत है उसके ऊपर रिपोर्ट्स पब्लिश होनी शुरू हुई हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगी हाउ क्रिटिकल कंजर्विंग नेचर इज़ फॉर ह्यूमन वेलबींग एंड ऑल लाइफ ऑन द अर्थ। तो किस तरीके से अर्थ के ऊपर ह्यूमन वेलबींग के लिए कंजर्वेशन ऑफ नेचर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये रिपोर्ट्स के ज़रिए यहाँ पर बताया जाएगा। हमारे लिए ये रिपोर्ट ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। Report will address pressing global challenges and explore the significance of nature conservation in that context. ओके, तो जैसे आर्म कन्फ्लिक्ट के बारे में है तो यहाँ पर बताया है कि किस तरीके से जो आर्म कन्फ्लिक्ट है वो नेचर को नुकसान पहुँचा रहा है, कंजर्वेशन नहीं करने दे रहा है नेचर का, जिससे कि ह्यूमन वेलबींग की तरफ आप नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड है। इन्होंने पहले दोनों चीज़ों को डिस्कस किया कि क्या होता है कन्फ्लिक्ट और क्या होता है नेचर। ठीक है, और फिर बाद में बताया कि कन्फ्लिक्ट का नेचर पे असर क्या होता है। और राइट, तो कन्फ्लिक्ट के अंदर क्या आ जाता है, मैंने आपको बताया कि डिफरेंट स्टेट्स के बीच में अलग अलग चीज़ों को लेकर के वार है, जैसे सोशल इश्यूज़ को लेकर के, इकोनॉमिक इश्यूज़ को लेकर के, मिलिट्री टेंशंस को लेकर के, अलग अलग स्टेट्स के देशों के बीच में यहाँ पर लड़ाई होती रहती है। इसमें सिर्फ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट ही नहीं आता, इसके अंदर अनआर्म्ड कन्फ्लिक्ट लाइक द साइबर वॉरफेयर भी आ जाता है। ओके, तो उसके कारण भी किस तरीके से असर पड़ रहा है नेचर के ऊपर वो यहाँ पर बताने की बात चल रही है। तो कन्फ्लिक्ट आप समझे, नेचर आपको पता ही है क्या होती है। ठीक है, तो हम सीधे देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है। ऑलराइट, जब यहाँ पर ये लोग डिस्कस कर रहे थे कन्फ्लिक्ट को कि आम कन्फ्लिक्ट क्या होता है, तो इन्होंने एक दो चीज़ें यहाँ पर दी जो कि मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, आपको समझनी चाहिए। ये एक ग्राफ दिया गया था और इसके अंदर बताया गया था कि किस तरीके से जो आम कन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं और एक फुल फ्लेज वॉर में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले वार्निंग दी जाती है या प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी अपनाई जाती है कि युद्ध ना हो तो ही सही है। ठीक है, फिर कन्फ्लिक्ट्स कोज होने शुरू हो जाते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट होने शुरू हो जाते हैं, एस्केलेशन टू द वायलेंस, और वायलेंस भी यहाँ पर होने लगते हैं। ठीक है, तो आपने कोई ट्रीटी की हो उसका वायलेंस होने लगता है, या फिर आपकी लाइन हो एलओसी या एलएसी जैसी उसका वायलेंस होने लगता है। फिर आपकी यहाँ पर जो है वो देखेंगे आप ड्यूरिंग कन्फ्लिक्ट, और आप पहुँच जाते हैं पीस मेकिंग स्टेज में, मतलब अब आपकी यहाँ से बात शुरू हो गई और आप एक पीक पर पहुँच जाते हैं जिसको कहते हैं कि अब हम वॉर आगे नहीं करेंगे, अब हम पीस ट्रीटी करना चाहते हैं। आप पीस ट्रीटी कर लेते हैं, पीस कीपिंग आप चालू रखते हैं। पोस्ट कन्फ्लिक्ट रिकवरी की मैं बात कर रहा हूँ, आपका कन्फ्लिक्ट यहाँ पर हो चुका है, आपने पीस यहाँ पर कर ली है, उसके बाद आप देखेंगे कि आप अपने देश को सस्टेन रखने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ चले जाते हैं। मतलब आपने पहले वॉर शुरू की और फिर आप डेवलपमेंट की तरफ चले गए। इसमें नेचर कहाँ पर आता है, इसमें प्रकृति की बात कहाँ तक आती है, तो प्रकृति की बात इसमें यहाँ तक आती है, सिर्फ इस स्टेज तक। दो लाइन मैंने अब बताई है, मतलब आपने वॉर अभी शुरू नहीं की है, बट आप जस्ट बस उसको रोकने के लिए हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम में आप हैं। तो नेचर का इंपॉर्टेंस बस यहाँ तक रह जाता है, आपने यहाँ तक ही सोचा कि हमें प्रकृति को बचाना है। उसके बाद कन्फ्लिक्ट इस तरीके से बढ़े कि आप नेचर को बिल्कुल नहीं बचा पाएंगे इवन इन द पोस्ट कन्फ्लिक्ट रिकवरी स्टेज। क्यों? क्योंकि आपको अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करना है,
देखिए डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं करते लोग बाग, ठीक है, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए कहा गया है बट लोग बाग नहीं करते, ठीक है, तो वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे, अलग अलग कंपनीज़ को यहाँ पर जो है वो फैक्ट्रीज लगाने की इजाज़त देंगे। ओके, तो ये सब काम यहाँ पर होंगे जिसके कारण नेचर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाएगा। हाँ, कम ध्यान हो सकता है लेकिन ध्यान नहीं रखा जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है कि क्या है। उसके बाद इन्होंने एक अच्छी चीज़ और दिखाई है, इन्होंने स्टेज ऑफ वॉरफेयर दिखाया था। स्टेज ऑफ वॉरफेयर दिखाया था कि जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं आप वार की, जब जब वॉर हो रही होती है, और पोस्ट वार आप क्या करते हो। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो मतलब इस स्टेज में होते हो, ठीक है, इस वाली स्टेज में होते हो, अर्ली वार्निंग सिस्टम में, तो लोग क्या करते हैं, मिलिट्री क्या करती है, मटेरियल का क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होता है, गवर्नेंस का क्या होता है, डिप्लोमेसी का क्या होता है। जैसे सिविलियंस लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी अलर्ट्स या प्रोपागेंडा चालू कर देते हैं। फिर वॉर के टाइम पर क्या करते हैं, रेफ्यूजीज बन जाते हैं, कैजुअलिटीज़ होती हैं उन लोगों को, ठीक है, तो जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में मोर्टार वगैरह फेंके जाते हैं तो लोगों को कैजुअलिटीज़ भी होती हैं। ये प्रिपरेशन या प्री वॉर स्टेज यहाँ पर है। ओके, तो आप देखेंगे पोस्ट वॉर क्या होता है, वो रिहेबिलिटेशन शुरू कर देते हैं। वॉर में जो यहाँ पर लोगों ने कुछ झेला है उसको यहाँ पर शांत करने की कोशिश करते हैं। मिलिट्री क्या करती है तो वो भी यहाँ पर बताया गया है, वो अपना मोबिलाइजेशन ट्रेनिंग में लगी हुई रहती है, रिक्रूटमेंट करते हैं, ठीक है। वॉर के दौरान वो अपना जो पूरा प्रभुत्व है वो दिखाते हैं, जो कुछ इन्होंने पहली स्टेज में सीखा है, और बाद में क्या होता है, कैजुअलिटीज़ देखने के लिए मिलती हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको मिलेगी। मटेरियल का क्या होता है, शुरू में हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कि हमें युद्ध लड़ना है, और युद्ध में हम बॉम्बिंग करते हैं, स्मॉल वेपन्स, फायरिंग, मिसाइल्स, ये सब यूज़ कर देते हैं, और उसके बाद हम जो बचा अनएक्सप्लॉयड ऑर्डिनेंस वेपन्स डिस्पोजल करते हैं, क्लीन अप करते हैं, हम ट्रीटी साइन करते हैं नई नई कि हम अब से न्यूक्लियर वॉरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर का है, गवर्नेंस का, डिप्लोमेसी का, एक बार जरूर से पढ़िए, ये आपकी जो सोचने की क्षमता उसको बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर डाला है, ठीक है। तो बहुत ईजी है समझने में, आप समझिए। मेन मुद्दे पर आते हैं। 1989 से लेकर के 2017 तक कहाँ पर सबसे ज़्यादा आर्म्ड कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिले। तो मैंने आर्म कन्फ्लिक्ट आपको बताया कि देश के पूरे संसार के विभिन्न हिस्सों में हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिले अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर आप समझ सकते हैं कि पूरे साल में लगभग हर महीने इथोपिया का जो टिग्रे रीजन है, ठीक है, या फिर उसका जो ग्रेट वो डैम सिस्टम है, वो सब कन्फ्लिक्ट में रहता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कंट्री कन्फ्लिक्ट में रहते हैं, ठीक है। फिर एक दूसरी कंट्रीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट लगा ही रहता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखें तो 60% ऑफ द वर्ल्ड्स कन्फ्लिक्ट अफ्रीका के अंदर होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है साउथ एंड ईस्ट एशिया। दूसरे नंबर पर नहीं आता, बट हमारा इंडिया साउथ एंड ईस्ट एशिया के अंदर पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 12% कन्फ्लिक्ट यहाँ पर होते हैं। ऑलराइट, तो नीचे है, कोई ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया की साइड में इतने ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नहीं है जितने अफ्रीका के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ जाते हैं कि ये जो कन्फ्लिक्ट यहाँ पर हुए, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट इतने सारे बताए, अफ्रीका के अंदर हो रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हो रहे हैं, ओके, इन सब का नेचुरल रिसोर्सेज और प्रकृति पर क्या असर पड़ता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस मैप को देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है, इसमें जो रेड कलर का एरिया है वहाँ सब जगह कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो कोलंबिया है, ठीक है, आपको मानो रिवर मिल जाएगी, लेक चाड मिल जाएगी, सदर्न अफ्रीका या पूरा अफ्रीका इसके अंदर आ जाता है। सीरिया के अंदर यहाँ पर वॉर चल रही है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, कोरियन पेनिनसुला है, इन सब के अंदर वॉर हो रही है। अब आप देखें तो लगभग यहाँ पर और यहाँ पर अगर मैं एक लाइन यहाँ पर खींच दूँ तो ये आपकी जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का एरिया यहाँ पर हो जाता है। इन सब इलाकों में कन्फ्लिक्ट लगभग हो रहे हैं, ठीक है। ये वो इलाके हैं जिनमें कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। अब ये जो मैप है ये वो इलाका है जहाँ पर पिछले यानी कि 1989 से बर्ड्स की, मैमल्स की और एम्फीबियंस की पॉपुलेशन कम हो गई है। बात समझ रहे हैं? तो मैं फिर से वही लाइन खींचने वाला हूँ, ये रही। तो अब आप जो रेड वाला एरिया देख रहे हैं, और इस मैप में रेड वाला एरिया यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो अंदर शेड हुआ था, तो वो एरिया बिल्कुल सेम है। कहने का मतलब ये है जहाँ जहाँ पर कन्फ्लिक्ट हुए हैं, जहाँ पर कन्फ्लिक्ट हुए हैं वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से जो थ्रेटन आपको देखने के लिए मिलेगा, वर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियंस के ऊपर थ्रेटन आपको मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा थ्रेटन वहीं पर ही है जहाँ पर आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। वहीं पर ही वर्ड्स की, मैमल्स की, एम्फीबियंस की पॉपुलेशन कम हो रही है जहाँ पर आपको आर्म्ड कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इस रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा वर्ड्स की, मैमल्स की, एम्फीबियंस की पॉपुलेशन कम होती है क्योंकि इन रीजन्स के अंदर सबसे ज़्यादा आर्म्ड कन्फ्लिक्ट होते हैं। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ ली थी। बाकी होते और जगह भी हैं बट वो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपको समझना था। रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के कारण कौन कौन से मेजर थ्रेट पोज होते हैं। तो सबसे पहले आप देखें तो वाइल्ड लाइफ की डायरेक्ट किलिंग होती है फूड के लिए। ओके, तो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट होगा, रिसोर्सेज खत्म होंगे, फूड की तरफ के लिए वाइल्ड लाइफ को किल किया जाएगा।
डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम लाइक द वाटर फ्लो चेंज हो जाता है, जैसे कि अभी मैं एक बताऊंगा आपको, इथोपिया का यहाँ पर कंसेप्ट देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो डिसरप्शन ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स, आप कुछ करने की सोच रहे हो बट ये जो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हैं आपको करने नहीं देते, ठीक है, हर्डल आ जाता है या आपकी इंप्लीमेंट पॉलिसीज में। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं बट मेजर कारण मैंने आपको यहाँ पर बताए। उसके बाद कुछ स्टडीज़ भी दी थी, जैसे कि किस तरीके से सीरिया के अंदर कन्फ्लिक्ट हुआ और यहाँ पर जो रिवर थी वो उसका वाटर फ्लो चेंज हो गया। सेम बताया है पाकिस्तान के अंदर की क्लाइमेट चेंज, वाटर और फ्रेजिलिटी की क्या कंडीशन है, और द सेम विद द कोलंबिया यहाँ पर आपको दिखाया गया। इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। 3 पॉइंट निकलते हैं कि आर्म्ड कन्फ्लिक्ट वर पर्टिकुलरली प्रिवेंट इन सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोर बायोडाइवर्स रीजन। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है ये सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्स रीजन है। आपको पता होगा ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और सबसे ज़्यादा आर्म्ड कन्फ्लिक्ट भी इसी एरिया के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। तो यही पहला पॉइंट आपको याद रखना है। और राइट, दूसरा है कन्फ्लिक्ट्स वर लेस फ्रीक्वेंट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ नेचुरल रिजर्व्स एंड अदर प्रोटेक्टेड एरिया। हालांकि प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर में इतने ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ द नेचर वाज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कन्फ्लिक्ट। जितना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट का रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा डिग्रेडेशन होगा नेचर का, ये बात भी याद रखनी है। उसके बाद बताया कि हम कर क्या सकते हैं इस कन्फ्लिक्ट से निपटने के लिए या नेचर को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो वही कुछ पॉइंट्स दिए कि अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको इस हिसाब से डालिए कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो सके नेचुरल रिसोर्सेज का, उनका रेस्टोरेशन हो सके, इससे प्रेशर कम होगा, प्रेशर को रिड्यूस किया जा सकता है। डेट ड्राइव कन्फ्लिक्ट बाय इंप्रूविंग द कंडीशन और प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंडस्केप। आप क्या कर सकते हो, एस्टेब्लिश कर सकते हो सेफ गार्ड फॉर द स्टाफ इन प्रोटेक्टेड एरिया। जो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर जो सेफ गार्ड्स मतलब स्टाफ है उसको आप यहाँ पर जो सेफ गार्ड प्रोवाइड करा सकते हो, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हो ताकि फैटलिटीज़ कम हो। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं उनके खिलाफ जो एनवायरमेंटल वॉर को छेड़ते हैं, मतलब वो सिर्फ इकोनॉमी की तरफ ध्यान देते हैं, एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव को छोड़ देते हैं। कोऑर्डिनेट लॉ एनफोर्समेंट एफर्ट्स अक्रॉस सेक्टर्स एंड चैलेंज टू स्ट्रेंथन प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन। तो ये काम भी किया जा सकता है कि प्रिवेंशन और मिटिगेशन वर्क को लॉन्च किया जा सके। और राइट, उसके बाद में एक और यहाँ पर स्लाइड मुझे बहुत अच्छी दिखी, वो ये थी कि किस तरीके से आर्म्ड कन्फ्लिक्ट वुमेन एम्पावरमेंट को पुश नहीं करते हैं। ओके, बात समझ रहे हो ना, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होने देते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था मानो रिवर का, जो कि गुयाना और लाइबेरिया के बीच में कन्फ्लिक्ट है। इस मानो रिवर के अंदर वुमेन्स यहाँ से जो है वो फिशरीज़ करती हैं और सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट फिशरीज़ के ऊपर हैं। अब अगर इस रिवर के ऊपर कन्फ्लिक्ट होगा और दोनों कंट्रीज़ आपस में लड़ती रहेंगे तो वुमेन्स का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ख़त्म हो जाएगा, जिससे वुमेन एम्पावरमेंट को सीधा झटका यहाँ पर लगेगा। ओके, तो किस तरीके से कन्फ्लिक्ट यहाँ पर असर करता है वुमेन एम्पावरमेंट को, एग्जाम्पल याद रखने ना, बस इतना काफ़ी है। ऑलराइट, तो ये लास्ट स्लाइड है, काफ़ी कुछ डिस्कस किया, देखना 2-4 चीज़ों को दोबारा से, ठीक है। बहुत उससे स्लाइड बनाई है कि क्या क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, ठीक है। तो ये ग्राफ वगैरह आपको समझ रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। ऑलराइट, तो ये सब देखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।